Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that we have started our new journey कि what is the disequilibrium in the balance of payment. उसके कौन से टाइप्स हैं, उनके कौन से कॉजेज़ हैं और इस डिसइक्विलिब्रियम को हम कैसे कम कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेजर्स, यही हमें इस जर्नी में डिस्कस करना है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि जो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देता है, ये जब हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी यानी जो हमें डिफरेंस दिखाई देता है इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट टू द फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि हमारा जो मोस्टली बिजनेस है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड से हमारी कनेक्टेड हैं और उसकी वजह से समटाइम हमारा रिसिप्ट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारा पेमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इट विल रिजल्ट इन डिसइक्विलिब्रियम। यानी अगर हमारा रिसिप्ट ज़्यादा हो गया तो सरप्लस इन द बीओपी, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है क्योंकि सरप्लस इज़ ऑलवेज वेलकम। लेकिन अगर हमारा पेमेंट ज़्यादा हो गया, अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो गए या हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ तो इट विल रिजल्ट इन डेफिसिट। क्योंकि जनरली जब हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना बच्चों, यानी मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिसिट इन द डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो रहता है मोस्टली हमारे हर इकोनॉमी जो है उसी पे फोकस करती है कि ये जो डेफिसिट है, ये जो शॉर्टेज है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसको हम नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, उसे धीरे धीरे करके कम करना है, रिड्यूस करना है। तो हमने देखे बहुत तरह के जो डिसइक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम देखा, हमने साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम देखा, हमने शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम देखा, लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम देखा, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम देखा, मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम देखा, या हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फ्लक्चुएशन की वजह से भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बीओपी में हमें डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देता है और स्पेशली डेफिसिट, ये जो दिखाई देता है, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम इनके कॉजेज को आज हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। तो जब हम देखते हैं कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है और ख़ास करके डेफिसिट, यानी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने नहीं हैं, या हमारा जो पेमेंट साइड है, डेबिट साइड है, वो हैवी हो गया है लेकिन रिसिप्ट कम है, तो इसके लिए डेफिसिट जो आया है इट रिजल्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो किस फैक्टर्स की वजह से होता है, व्हाट आर द कॉजेज या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेफिसिट इन बीओपी। तो उन कॉजेज को जनरली हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। एक होता है इंपोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स या कॉजेस, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। दूसरे फैक्टर्स हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड हमारे कॉजेस या फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट हमेशा अफेक्टेड होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे ज़्यादातर डेफिसिट हमें बीओपी में दिखाई देता है। या कुछ ऐसे अदर मिसलिनियस कॉजेज हैं जो इस बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को मोस्टली क्रिएट करते हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला देखते हैं इंपोर्ट रिलेटेड कॉजेज। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये कॉजेज हमें दिखाई देते हैं, यानी इंपोर्ट हैव बीन इंक्रीजेस, और जब इंपोर्ट बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का बर्डन बढ़ जाता है, ज़्यादा डेफिसिट शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा इकोनॉमी जो है उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि ये डेफिसिट बीओपी दिखाई देता है, यानी इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो उनका बेसिक फर्स्ट जो उसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो पॉपुलेशन की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, और ख़ास करके डिमांड फॉर फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स, वो तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की हमेशा से डिमांड्स रही हैं। और इस ग्रोइंग डिमांड की वजह से इंपोर्ट बढ़ जाता है, और जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो आउटफ्लो ऑफ द करेंसी वो ही दिखाई देगा। यानी आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपके डायरेक्टली इंपोर्ट पे अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, या हमने कहा नॉन फूड आइटम्स रहते हैं, जैसे हमने कहा क्लोथिंग है, शूज़ हैं, पर्सेस हैं, या डिफरेंट टाइप के जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं, इन सब की डिमांड जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से इंपोर्ट बढ़ा देती है। और जब इंपोर्ट बढ़ जाता है तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पहला रीज़न। सेकंड रीज़न जो है दैट इज़ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब हर डेवलपिंग कंट्री चाहती है टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर कंट्री। That is why they always try to bring the upgrade या improvement in the infrastructure, और उस infrastructures के लिए बहुत सारे programs, projects को follow किया जाता है, जिसमें we are importing the raw material, कभी टेक्नोलॉजी, कभी कैपिटल। तो जब इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम हैंडल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम बहुत से डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे हमने कहा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कभी मशीनरी और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, कभी डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, तो इट विल इंक्रीज द बर्डन, जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट भी दिखाई देता है। तो इनकी वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से समटाइम्स वी विल फाइंड इट कि हमारा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में दिखाई देता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट का, जैसे हमने कहा एफडीआई बढ़ गया, तो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ जाता है, तो हमें पे करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डेप्ट की वजह से सम इकोनॉमीज आर ट्रैप्ड इन द इंडेप्टेडनेस में फंस जाती है। यानी एक डेप्ट ट्रैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और बस डेफिसिट इन द बीओपी पोजीशन दिखाई देती। ओके बच्चों। थर्ड है इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। नाउ सम इकोनॉमीज they do not have the supply of some basic essential goods and services. बहुत सी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जिनके पास बेसिक एसेंशियल गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। जैसे हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें खास करके क्रूड ऑयल हो, या हम लोग कैपिटल गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सपोज उतना हम इनफ सप्लाई नहीं कर पाते हैं एज पर द नीड ऑफ पॉपुलेशन। जब उनके ग्रोइंग डिमांड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो एनी हाउ वी हैव टू डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट, तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं क्रूड ऑयल हो या कैपिटल गुड्स हो, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एंड व्हेन वी डिपेंड फॉर दोज एसेंशियल गुड्स ऑन द अदर कंट्री, यानी इट विल रिजल्ट इन डेफिसिट इन बीओपी। तो वो आपके बीओपी में डेफिसिट पोजीशन क्रिएट करता है। ओके बच्चों। द नेक्स्ट है रिडक्शन इन द इम्पोर्ट का ड्यूटीज़। अब देखो ये तो क्लियर फैक्टर है, जब आपके इम्पोर्ट के ड्यूटीज़ को हम कम कर देते हैं, और हमने देखा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग्स को भी ख़त्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। तो व्हेन इस तरह की रिलैक्सेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को हम हटा देते हैं तो इट विल मेक इम्पोर्ट चीपर। वो हमारे इम्पोर्ट को क्या बना देता है? चीप बना देता है। और जब इम्पोर्ट चीप हो जाता है, फॉरेन के गुड्स हमारे लिए सस्ते हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली द डिमांड फॉर फॉरेन के गुड्स हो या सर्विसेज हो वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जब रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होता है, इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट लेवल। तो हमारा इम्पोर्ट लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके बच्चों। देन नेक्स्ट है दैट इज इन्फ्लेशन। व्हेन वी से इन्फ्लेशन, यानी देयर इज जनरल राइज इन द प्राइस, यानी महंगाई बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ जाती है, हमारे डोमेस्टिक गुड्स हमारे लिए महंगे हो जाते हैं, यानी फॉरेन गुड्स हमारे लिए चीपर है। जब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है
तो what we will do, we will prefer to buy the cheaper substitute from the foreign market. हम foreign market से better जो cheaper substitute है उनको परचेज कर लेते हैं. तो जब इस तरह का कंपैरिजन दिखता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन लेकिन फॉरेन के गुड्स कंपैरेटिवली चीपर, तो डिमांड फॉर अगेन इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज, यानी फिर से इंपोर्ट पे प्रेशर बढ़ा, विच रिजल्ट इन डेफिसिट इन द बीओपी. मैंने पहले ही कहा, क्योंकि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो हम ज़्यादातर सरप्लस को नहीं देते हैं, क्योंकि सरप्लस है, ज़्यादा रिजर्व्स है, यानी वी आर हैविंग अ स्ट्रांग पोजीशन, तो व्हाई वी आर बॉदर्ड, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है. हम कब स्ट्रेस लेते हैं, कब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने लगता है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं, तब हम जो है इस तरह का स्टेप लेते हैं, ताकि इस तरह की पोजीशन जो है वो हमारे इकोनॉमी में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट नहीं करे, यानी कोई लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम नहीं दिखे. क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि जब शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम आता है, उस समय अगर हमारे पॉलिसी मेजर्स उनको प्रॉपरली टैकल कर गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. लेकिन अगर उस समय अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स हमने नहीं लिए तो इट विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म या फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, जो एक सीरियस इशू हो जाता है. तो ये हमें अराइज होने नहीं देना है. दैट इज़ वाई वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि रीजंस क्या है. अगर ये रीज़न होते हैं तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू टेक द रेमेडियल मेजर्स. ओके बच्चों. अच्छा, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. अब ये तो कंज्यूमर के साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है. अब कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसी है कि ऑलवेज जो हाई इनकम ग्रुप पीपल हैं, यानी रिच पीपल हैं, दे ऑलवेज हैव टू शो टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उनको शो ऑफ, स्नॉब इफेक्ट, अपीलिंग ये ज़्यादा पसंद आता है. दैट इज़ वाई दे ऑलवेज परचेज द ब्रांडेड इम्पोर्टेड फॉरेन के गुड्स जस्ट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड, या मैंने कहा शो ऑफ, या फॉर देयर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. उन्हें दिखावा करना है, उन्हें अपीलिंग इफेक्ट दिखाना है कि दे हैव दैट मच कैपेसिटी टू परचेज वेरी कॉस्टलियर ब्रांडेड गुड्स. दैट इज़ वाई दे परचेज सो मैनी गुड्स एट हाई प्राइस फ्रॉम द फॉरेन. तो इस तरह से कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से ओवरऑल द डिमांड इज़ हाई इवन एट हाई प्राइस, यानी प्राइस ज़्यादा है फिर भी उनका डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि शो ऑफ करना है. डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल्स हो, डिफरेंट टाइप के हाई प्राइस गुड्स हो, ज्वेलरी हो, ऑर्नामेंट्स हो, इस तरह को वो पसंद करते हैं. वाई? स्नॉब इफेक्ट. वाई? उनकी कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी ये है कि अमीर है तो दिखावा करना है, और उसके लिए वो इस तरह के ब्रांडेड डिज़ाइनर वेयर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन दो दे आर अवेलेबल एट हाई प्राइस. तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की भी वजह से इम्पोर्ट बढ़ जाता है, विच रिजल्ट अगेन बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम, यानी डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम. ओके बच्चों, तो ये है 6 डिफरेंट कॉजेस जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट ज़्यादा दिखाई देता है, यानी इम्पोर्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है, इम्पोर्ट फॉर दोज गुड्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट इन द डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देता है. मेन क्या रीज़न था? ग्रोइंग पॉपुलेशन. बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स जो हम फॉलो करते हैं उनके लिए इम्पोर्ट का डिमांड बढ़ जाता है. बहुत सारे एसेंशियल गुड्स हैं जिनकी हम सप्लाई करने में सक्षम नहीं हैं, अनेबल हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो समटाइम हम इंपोर्ट करते हैं. कभी रॉ मटेरियल, कभी कैपिटल, कभी टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए भी हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. कभी रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी हो गई तो फॉरेन के गुड्स चीपर हो जाते हैं, तो हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ जाता है, विच रिजल्ट इन डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम. देन इन्फ्लेशन है. जब हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हमारे लिए कॉस्टली एंड फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, सो इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स विल ऑलवेज इंक्रीज. देन हमने देखा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट.
दिखावा कर रहे हैं, स्नॉब इफेक्ट कर रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ग्रुप ऑफ अदर पीपल। उसकी वजह से वी आर रेडी टू परचेज, वी आर रेडी टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर गुड्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। तो ये सब फैक्टर्स आपके इम्पोर्ट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या दिखाई देता है? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर बच्चों? ओके, अब देखते हैं सेकंड रीजन जिससे हमारी इकोनॉमी में फिर से डेफिसिट इन बीओपी पोजीशन दिखाई देता है, यानी अगेन डिसइक्विलिब्रियम का पोजीशन। अब वो है एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉजेस, यानी इससे हमारे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का लेवल जो है वो अफेक्टेड होता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम दिखता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो कम हो जाता है, जो एक सीरियस प्रॉब्लम बनता है। तो पहला है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखो इधर भी आपका पहला रूट कॉज सेम है, दैट इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ता है तो एक्सपोर्ट कम होता है। ये क्यों? क्योंकि हर इकोनॉमी कोशिश करती है कि व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग द एसेंशियल गुड, जैसे हमने कैपिटल इम्पोर्ट किया, हमने अपने प्रोडक्शन बढ़ाया। हमने प्रोडक्शन क्यों बढ़ाया? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इधर देखते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई, तो जो हमारा ग्रोइंग प्रोडक्शन है इट विल बी एब्जॉर्ब अमंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन। दैट इज व्हाई वी हैव द लिमिटेड क्वांटिटी फॉर एक्सपोर्ट। इसके लिए हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी बचती नहीं है कि वी विल ट्राई टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट का लेवल। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिड्यूस अवर एक्सपोर्ट, क्योंकि हम हर साल हर एक प्रोग्राम और पॉलिसी में ये कोशिश करते हैं, वी विल पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी। और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है, वी सी द बेटर रिजल्ट्स, बट देन टू हम देखते हैं कि वो ग्रोइंग प्रोडक्शन जो है वो हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लेफ्ट ओवर जो बचता है वो लिमिटेड क्वांटिटी है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्वांटिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कम हो जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी हमारे देश में महंगाई है, यानी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट आर हाई, यानी हमारी जो चीज़ें हैं इट बिकम कॉस्टली इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जब हमारी चीज़ें कॉस्टली और दूसरे देशों की जो चीज़ें हैं, जो अदर सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, वो सब्सटीट्यूट चीपर प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप बताओ हमारी कॉस्टली चीज़ों को डिमांड मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में? नहीं मिलेगा। तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉस्टली चीज़ों को फॉरेन कंट्रीज डिमांड ही नहीं करेगा। वो बोलेगा हम आपसे महंगी चीज़ें क्यों लें, जब दूसरे देशों के सस्ते चीज़ें जो बहुत ही चीपर रेट पे बेटर क्वालिटी अवेलेबल हैं, तो हम आपकी कॉस्टली चीज़ें क्यों लें? तो इन्फ्लेशन की वजह से भी जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्टेड होता है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट लेवल कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी इकोनॉमी में उनकी गवर्नमेंट, जो खास करके एक्सपोर्टर्स हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर एरिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दे मस्ट बी गिवन सब्सिडीज़। उन्हें सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें सब्सिडीज़ नहीं मिलते हैं तो देयर गुड्स बिकम कॉस्टलियर, और फिर उन्हें उन मार्केट में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, विच रिजल्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी का पोजीशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट का कोटा कम हो जाता है, जिससे डेफिसिट इन बीओपी दिखाई देता है। सिंपल फंडा। ओके बच्चों? देन थर्ड है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब जब हम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी उस समय फॉरेन कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी स्ट्रेंथन हो गई,
यानी एप्रिशिएट हो गई। अब जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी तो क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है उसे लगता है अरे एक्सचेंज में अभी तो मुझे कम पैसा मिलेगा क्योंकि हमारे करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। जब हमारे करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है तो मुझे रिटर्न में इतना फ़ायदा थोड़ी मिलेगा। इसके लिए वो डेलिबरेटली अपने एक्सपोर्ट को कम कर देता है। जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डीवैल्यूड होती है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से मेजर्स हम लेते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जब हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में करेंसी डेप्रिशिएट होती है या डीवैल्यूएशन होती है तो एक्सपोर्टर को ज़्यादा मिलता है, हायर वैल्यू मिलती है। लेकिन जब एप्रिशिएट होती है तो उसे कम वैल्यू मिलती है, तो उसे लगता है मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं भाई, इससे बेटर है मैं एक्सपोर्ट ही कम करता हूं। यानी एट दैट टाइम ही इज़ नॉट विलिंग, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सपोर्ट मोर। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग इन एक्सपोर्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट इन द मार्केट। क्योंकि क्या होता है कि जब अलग अलग कंट्रीज हम देखते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये एक फैक्टर है, जब हम देखते हैं हर कंट्रीज आपस में ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वन मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है और उस मार्केट में हर कंट्री जो है वो अपना अपना सब्स्टिट्यूट लेके आती है, यानी डिफरेंट चॉइसेस आर अवेलेबल। और जब एक मार्केट में दूसरे बेटर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो कुछ कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है। तो ख़ास करके जब हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट जो है वो उनकी डिस्कवरी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे हम देखते हैं ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट, ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया है जिसकी वजह से न्यू सब्स्टिट्यूट हैव एंटर्ड इन द मार्केट, नए सब्स्टिट्यूट आ गए। अब जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ, पहले रबर यूज़ होता था, रबर की जगह प्लास्टिक आ गया। अब प्लास्टिक को हैंडल करना बहुत इजी है क्योंकि रबर फिर भी हैवी होता है, प्लास्टिक इजी टू कैरी होती है, ड्यूरेबल भी रहता है। तो प्लास्टिक आ गया रबर की जगह और वो चीपर भी है, रबर कॉस्टली है। या हमने देखा सिंथेटिक फाइबर आ गया इंस्टेड ऑफ द कॉटन की जगह पे। तो ऐसे कुछ अलग अलग आपके सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ डिमांड फॉर जो गुड्स हैं, जो ओरिजिनल गुड्स, जैसे मैंने कहा कॉटन की डिमांड रिड्यूस हो गई, उसकी एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो गई। या रबर की डिमांड कम हो गई, प्लास्टिक की डिमांड ज़्यादा हो गई। या हम सिंथेटिक मटेरियल जो है उसकी डिमांड जो है, सिंथेटिक कॉटन क्लॉथ्स हैं उसको हमने कम पसंद किया, लेकिन जो डिफरेंट नायलॉन है, टेलरिन है, उनके क्लॉथ्स को ज़्यादा पसंद किया। तो ऐसे बदलाव हुआ, प्रोडक्ट में बदलाव आया। क्यों? क्योंकि नए सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो है ही है, बदलाव आते ही हैं। जैसे ही न्यू इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो हर एक को वो पसंद आता है क्योंकि बेटर है, क्वालिटी अच्छी है, चीपर है, तो हम उसको ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट पहले मार्केट में अवेलेबल था उसकी डिमांड मार्केट में से धीरे धीरे गायब हो जाती, तो एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये इफेक्ट होता। अच्छा, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। जब हम देखते हैं अगर कुछ कंट्रीज़ में देयर इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी उनके देश में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया, उनके देश में काफ़ी इनोवेटिव जो हैं वो आपके न्यू गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होने लगे। तो पहले वो सपोज कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते थे, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स इन देयर ओन कंट्री। उन्होंने अपने कंट्री में वो चीज़ें बनाना शुरू कर दिया, तो बट नेचुरल उनकी डिमांड फॉर दोज गुड्स दूसरे देशों से कम हो जाएगी। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उनका तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया ना, ऐसे होता है। जैसे सोलार पैनल्स हैं, अब जनरली हम बात करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सोलार पैनल्स हैं। जनरली अगर हम इंडिया की बात करें तो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं
और विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनका जो कॉम्बिनेशन आ गया, हमारे देश में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, हमारे रिसोर्सेज इम्प्रूव हो गए, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो था वो एफिशिएंट हो गया। तो इन सब जो चीज़ें हम पहले ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन आवर ओन कंट्री। तो जो कंट्री पहले एक्सपोर्ट करती थी हमें, उनका तो एक्सपोर्ट कम हो गया ना। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से भी जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट कम हो जाता है, विच रिजल्ट इन बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम। देखो, ये इंपोर्टिंग कंट्री जो थी उसके लिए तो फ़ायदा है, हम पहले इंपोर्ट करते थे, पैसा बाहर जाता था। अभी हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो, सोलार पैनल्स हो, अपने देश में खुद बना रहे हैं, और प्लस हमारा पैसा भी बच रहा है। यानी हम किस तरह जा रहे हैं, हम अपने डेफिसिट बीओपी को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हर देश करता है, हर एक देश इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है कि इंपोर्ट रिड्यूस हो और एक्सपोर्ट प्रमोट हो। लेकिन जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिस देश से वो इंपोर्ट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब हमने अपने देश में बनाना शुरू कर दिया, हम तो बहुत पॉजिटिव तरफ चले गए, लेकिन जो हमें एक्सपोर्ट करते थे उनका तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया। तो उनके देश में तो आपका डिसइक्विलिब्रियम का पोजीशन क्रिएट हो गया। तो ये एक्सपोर्ट पे अफेक्ट करता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न विच रिड्यूस द एक्सपोर्ट इन द मार्केट। ओके बच्चों, देन है सिक्स्थ वन, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। अब स्टीवा में जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम एक चैप्टर और एक जर्नी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी को गवर्नमेंट फॉलो करती है, इस पॉलिसी के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, और किस तरह से हम फ्री ट्रेड पॉलिसी एग्रीमेंट हम उसे भी बनाते हैं। तो इनकी पॉलिसीज़ को भी हम जो है ज़्यादातर देखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम। जैसे हमने कहा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, यानी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको लगता है हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, अब हमें इंपोर्ट कम करना है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फॉलो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हम इंपोर्ट को भी कम करते थे, बराबर। अच्छा, इंपोर्ट को कम किया, लेकिन एक्सपोर्ट को हम अलाउ करते हैं कि आप एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट को जब हमने कम किया, लेकिन जो कंट्रीज़ हमें एक्सपोर्ट कर रही थी उसका तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ। तो इसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से जो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है, विच रिजल्ट इन बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम जो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से 6 फैक्टर्स किसके हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉजेज़ के। यानी एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं वो दिखाते हैं जनरली हमारे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वी फाइंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी डिसइक्विलिब्रियम। और उसका मेन रीजंस क्या है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, इवन दो वी विल ट्राई टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, क्योंकि हर साल हमारे एफर्ट्स वही होते हैं और हम उसमें काफ़ी सक्सेस भी हम लोग ले लेते हैं कि हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, हमने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वी फाइंड कि देयर इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आवर कंट्री। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज हाई। तो इसकी वजह से जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इट एब्जॉर्ब इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो हमारा एक्सपोर्ट का लेवल उतना नहीं हो पाता है जितना हमें करना चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे गुड्स कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन फॉरेन के गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकम चीपर, तो हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो जाता है, हमारे चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। वो कहेंगे अरे ये गुड्स तो बहुत महंगा है, तो उसके कंपैरिजन में दूसरे कंट्रीज़ के जो गुड्स हैं वो हमें बेटर ऑफर दे रहे हैं, तो बेटर है उनके गुड्स को हम लोग चूज़ कर लेते हैं और हमारे गुड्स की डिमांड कम।
एक्सपोर्ट कम, फिर हमारा डेफिसिट बीओपी। देन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो बट नेचुरल जो एक्सपोर्ट करेगा, दैट एक्सपोर्टर विल गेट द लोअर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम मिलेंगे, लोअर मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को, इसके लिए ही इज नॉट विलिंग एंड इंटरेस्टेड टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। तो वो भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। देन डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूट, मार्केट में हमेशा नए नए सब्सटीट्यूट्स जो रहते हैं वो मार्केट में आते ही रहते हैं, और जब नए सब्सटीट्यूट आते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर जो ओरिजिनल सब्सटीट्यूट है उनको डिस्कार्ड कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बहुत से डिफरेंट, जैसे मैंने कहा प्लास्टिक आ गया रबर की जगह, या सिंथेटिक फाइबर आ गया आपके कॉटन की जगह, तो बस डिमांड भी जो है वो आपके ओरिजिनल गुड्स की अफेक्टेड हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, जब हम टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं हम खुद बनाने लग जाते हैं, जो हम अदरवाइज पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन आवर ओन कंट्री। तो जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही थी उसका एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, जब कंट्री अपनी इकोनॉमी में प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करती है तो बट नेचुरल दे विल अगेन ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्ट। वो इम्पोर्ट रिड्यूस कर रही है, यानी वही जो चीज़ें वो पहले इम्पोर्ट करते थे, प्रीवियसली इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम द अदर कंट्रीज, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग इन देयर ओन कंट्री। वो अभी सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, दैट इज़ वाई दे फॉलो द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, और ऐसे बहुत देश करते हैं। तो व्हेन दे आर फॉलोइंग दिस पॉलिसी तो इट विल आल्सो अफेक्ट ऑन द एक्सपोर्ट, जो रिजल्ट करता है डेफिसिट इन बीओपी। ओके बच्चों, तो ये थे एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉजेज। नाउ द फाइनल अदर कॉजेज, थर्ड वन अदर कॉजेज, जो हमारे एक्सपोर्ट को या इम्पोर्ट को अफेक्ट करते हैं एंड विच रिजल्ट इन डेफिसिट इन द बीओपी। जैसे पहला है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जब हम कहते हैं ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल हमारे देश से ड्रेन होके दूसरे देशों में चला जाता है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। जब हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छा है, तो हमारे जो रेसिडेंट्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, या उनके पोर्टफोलियो, उनके कैपिटल मार्केट, उनके सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो व्हाट इट शोज, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आपकी इकोनॉमी से जो कैपिटल है वो ड्रेन होके किधर चला गया, बाहर चला गया। तो इसकी वजह से हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या किए, लॉस किए। या समटाइम ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी में कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर का जो फेथ है, कॉन्फिडेंस है, वो लूज हो गया, तो दे विल ट्राई टू विदड्रॉ देयर कैपिटल। इसकी वजह से भी कैपिटल फ्लाइट होता है। एनीथिंग कैन हैपन इन द इकोनॉमी, होता है ये सब चीज़ें। तो जब इस तरह से कैपिटल हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, अब हमारा पेमेंट बढ़ गया, हमारा डेबिट बढ़ गया, तो क्या आपकी इकोनॉमी में दिखाई देगा, डेबिट पोजीशन यानी डेफिसिट पोजीशन, यानी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घट रहा है, कम हो रहा है। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बार बार हर एक जो भी आप फैक्टर कर रहे हो ना, इसमें ज़्यादा वी आर वरिड अबाउट डेफिसिट, क्योंकि जब पैसा कम होने लगता है ना, फॉरेन करेंसी कम होने लगती है ना, तो हर गवर्नमेंट को एक स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि उसे फ्यूचर में हमेशा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को फेस करना है, जिसके लिए दे रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, एक फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, इंटरनेशनल लेवल में वो काफ़ी अच्छी तरह से निगोशिएट कर पाते हैं, और उसकी वैल्यू और गुडविल और रेपुटेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो इसकी वजह से हम हर जगह देखते हैं, तो हम सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम आया ना बच्चों, टेंशन नहीं होता है, लेकिन डेफिसिट आया ना, पैसा कम होने लगता है, इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा, पैसा ज़्यादा गया, या एक्सपोर्ट कम होने लगा, हम कमाने भी कम लगते हैं ना, तो लगता है अरे हमारा जो बैलेंस है ना वो रिड्यूस होने लगा है।
फ्यूचर में कोई अनसर्टनिटीज़ आ गई, कोई कॉन्टेजेंसी आ गई, तो हाउ वी विल फेस दैट सिचुएशन। इसके लिए हमेशा हमारा जो BOP है एटलीस्ट बैलेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम स्मूथली कैरी कर पाए। ओके बच्चों, अच्छा ये था फ्लाइट ऑफ कैपिटल फर्स्ट वन, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में BOP डेफिसिट दिखाई देता है। सेकंड है ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, यानी हम देखते हैं एक फ्री एंड बॉर्डरलेस इकोनॉमी। और आजकल तो हम देखते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए क्या होता है, एक ग्लोबल इकोनॉमी है, और जब ग्लोबल इकोनॉमी है तो हैवी कंपटीशन है, और जब हैवी कंपटीशन है तो उस ग्लोबल इकोनॉमी के पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया तो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस दिखाई देता है, लेकिन अगर सपोज नेगेटिव हुआ तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डेफिसिट चला जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वी आर कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब हम ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आते हैं तो कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी ये आपके कभी इंपोर्ट को बढ़ा देगा, कभी आपके एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा, कभी आपके पास अच्छे मार्केट्स अवेलेबल रहेंगे, आपको अच्छी डिमांड भी मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं तो वहाँ से फिर हम इंपोर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है। एक कस्टमर को भी अल्टरनेटिव चॉइस, मल्टीपल चॉइस मिलती है तो ही विल स्टार्ट परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए इंपोर्ट का प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, वैराइटीज़ मिल रही हैं, चीपर प्रोडक्ट्स मिल रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वी फाइंड इट विल आल्सो हैवी अटैक ऑन आवर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एंड विच रिजल्ट्स इन BOP का डेफिसिट। ओके बच्चों, थर्ड है साइक्लिकल चेंजेस। अब ये तो हमने डिसइक्विलिब्रियम का एक टाइप भी करके किया था कि साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, यानी बूम पीरियड आया, प्रॉस्पेरिटी पीरियड आया, तो इसमें ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, इसमें हैवी डिमांड फॉर इंपोर्ट हो जाता है, और जब हैवी डिमांड फॉर इंपोर्ट आया यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पक्का होने वाला है। ये तो होना ही है, क्योंकि आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया, क्योंकि आपके पास इनकम ज़्यादा, आपके पास डिमांड ज़्यादा, आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा, आपके पास हर चीज़ ज़्यादा जब आ रही है तो बट नेचुरल डिमांड ने आपके इंपोर्ट को बूस्ट कर दिया, और जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी बाहर जाने लगी तो आ गया आपके देश में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये साइक्लिकल चेंजेस दिखाते हैं। अच्छा, रिवर्स अगर पकड़े तो रिसेशन आता है, जब रिसेशन आता है, जब डिप्रेशन आता है तो हमारी इनकम कम हो जाती है। अब इनकम कम हो जाती है तो उस समय हमारी इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि अगेन वी विल ट्राई टू, हमारी चीज़ें चीपर हो जाती हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं इकोनॉमी में, लेकिन उस समय हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में सपोर्ट मिलनी चाहिए सो दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज। तो अगेन इट विल, ये जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ये भी आपके इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और ख़ास करके अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में कोई भी बदलाव आया, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 आया US में, लेकिन सब डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके प्रोजेक्ट जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हमेशा कनेक्टेड होते हैं, एक देश में अफेक्ट हुआ सब देश अफेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 आया डेवलप कंट्रीज़ में, लेकिन जो दूसरे उनके साथ कनेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो भी अनअफेक्टेड नहीं रही, तो उसकी वजह से वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका भी अप एंड डाउन हुआ। तो ऐसे साइक्लिकल चेंजेस एक पे आया तो दूसरे पे अटैक्ट होता ही है, अफेक्ट होता ही है, और ये ऑब्वियस नॉर्मल है। तो ये देश के बीच में जब हम कनेक्टेड हैं, सब साथ मिलके बिजनेस करते हैं, हमने कहा ग्लोबल इकोनॉमी है,
जब मिलके बिजनेस करते हैं, अब एक कंट्री पे इफेक्ट आएगा तो दूसरे मार्केट पे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़रूर बिगड़ेगा, तो ऐसा इफेक्ट दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, फोर्थ है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम पहला टाइप, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो फैक्टर्स हैं इन द इकोनॉमी, खास करके हमारे इकोनॉमी में डायरेक्टली जो डिमांड और सप्लाई के रिलेशन में है, दे विल ब्रिंग द डायरेक्ट अफेक्ट इन द कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, और उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन बदलता है, चेंज होता है। जैसे कभी टेस्ट बदला, कभी प्रेफरेंस बदला, कभी फैशन बदला, कभी इनकम बदला, ये सब वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ये चेंजेबल फैक्टर्स हैं। कभी मानसून अच्छा हुआ, कभी मानसून जो है वो थोड़ा बुरा हुआ, यानी अच्छा मानसून नहीं मिल पाया। कभी रॉ मटेरियल हमें अच्छा मिला, कभी रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिला। कभी लेबर जो है वो पीस है, इंडस्ट्रियल पीस हमें मिल रहा है, लेबर सेटिस्फाइड है। कभी लेबर अनरेस्ट चल रही है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो प्रॉब्लम हुआ, यानी स्ट्राइक हुआ तो प्रोडक्टिविटी कम हुई, लेकिन लेबर सेटिस्फाइड है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। कभी हमने बोरो कर लिया, अच्छा कैपिटल, प्रोडक्शन बढ़ा। कभी हमने लेंड कर लिया, बोरो हमने कैपिटल टू अब्रॉड, जैसे हमने देखा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमने वहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा मिला, वहाँ हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ हमें ज़्यादा इंसेंटिव्स और जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रहे हैं। तो ऐसा भी रहता है जब हम बहुत सारे स्ट्रक्चरल रीजंस देखते हैं जिसकी वजह से वी फाइंड अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से यू फाइंड इट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अफेक्ट करता है, और ख़ास करके इंपोर्ट बढ़ गया तो आपका डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट करता है। लास्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस दूसरे देशों के साथ विद द अदर कंट्रीज़ काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और जब हेल्दी रहते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस गायब हो जाती हैं। यानी हम जो देखते हैं कि टैरिफ है, उन टैरिफ्स की जो हम परसेंटेज हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कि ज़्यादा ड्यूटीज़ हम इम्पोज नहीं करते हैं, या कोटाज़ हैं, कोटाज़ भी हम जो है वो थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो इस तरह से आपके इंस्टीट्यूशनल इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्लॉक जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हम कम फॉलो करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिलेशन रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इम्पोर्ट फिर बढ़ जाता है। अब इम्पोर्ट बढ़ा तो आपका डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं। अब जब रिलेशन है अच्छे तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बहुत, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अब ये यूरोपियन यूनियन में हम देखते हैं सो मैनी जो बैरियर्स हैं वो हटा दिए, वहाँ फ्री ट्रेड पॉलिसी है। अब फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो इम्पोर्ट बढ़ जाता है। अब इम्पोर्ट बढ़ेगा तो बट नेचुरल इट विल अफेक्ट ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरह का पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर स्टेबल हैं तो भी अफेक्ट करते हैं, और कभी कभी इनस्टेबल हैं तो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर इनस्टेबल हैं लेकिन उनका इंपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट दूसरे देशों से नहीं है, तो फिर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की शॉर्टेज होती है, स्केर्सिटी होती है, तो उनके पास इनफ फंड्स नहीं होते हैं कि दे विल पे फॉर द इम्पोर्ट। तो इसके लिए पॉलिटिकल फैक्टर्स जो रहते हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके बच्चों, तो ये अदर और मिसलेनियस फैक्टर्स थे।
जो हमने किए, टोटल 5। जैसे फ्लाइट ऑफ कैपिटल, आपके देश से जो कैपिटल है वो फॉरेन में इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब हमारी इकोनॉमी दूसरे देशों से कनेक्टेड है तो एक हेल्दी जो है कॉम्पिटिशन है वो क्रिएट हो जाती है। उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। कभी आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है, कभी एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में दिखता ही है और ज़्यादातर इंपोर्ट बढ़ता है। इसकी वजह से डेफिसिट बैलेंस जनरली नॉर्मली दिखाई देता है। यह हमने कहा साइक्लिकल चेंजेस, बदलाव तो हम देखते ही हैं। जैसे हमने कहा अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ, लेकिन इफेक्ट तो पूरे देश पे आ गया, पूरे देश पे क्या वर्ल्ड पे आ गया। तो अदर कंट्रीज जो उनके साथ कनेक्टेड है, उनकी इकोनॉमी हमने कहा पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, सब एक दूसरे के साथ मिलके बिजनेस करते हैं। तो इसकी वजह से साइक्लिकल चेंजेस की वजह से भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इफेक्ट होता है। देन स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, वो तो हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसइक्विलिब्रियम का टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी हमारा टेस्ट बदला, हमारा फैशन बदला, हमारा ट्रेंड बदला, हमारे हैबिट्स बदले, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और अगर इम्पोर्ट बढ़ा तो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है फिर तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। नो बैरियर्स, नो टैरिफ पे बैरियर्स, नो इम्पोर्ट पे आपका रिस्ट्रिक्शन, तो बस ट्रेड बढ़ेगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा, एंड इट विल ऑलवेज क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये है इतने सारे फैक्टर्स जो एक क्वेश्चन आता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स। जैसे हमने 4 पॉइंट्स इंपोर्ट से रिलेटेड किए, 4 पॉइंट्स हमने एक्सपोर्ट से रिलेटेड किए, और 3-4 पॉइंट्स हमने अदर के लिए। टोटल 10 to 12 पॉइंट्स आपको ओवरऑल कवर करना है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके बच्चों, तो जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स. So if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.